4 जुलाई 2026 की डेट को अदलिया की तारीख में लिखा जाएगा, क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम के केस में अदालत ने सुबह में कुछ और कहा और फिर शाम को ही अदालत का स्टैंड बदल गया। म्यांमार के हालात दोबारा ख़राब हो गए हैं और रोहिंग्या इलाकों में आर्मी ने बमबारी शुरू कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में क्राइम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मरकज़ी हुकूमत को भी अपने एक फ़ैसले पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और अब पासपोर्ट को लेकर साबिक रिटायर जज ने जो बयान दिया है उसकी वजह से वजारत ख़ारजा को अपने फ़ैसले पर नज़रसानी भी करनी पड़ सकती है। ख़बर दर ख़बर में इन तमाम ख़बरों की और इसके अलावा भी कुछ ख़बरों की तफसील जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है, गूगल क्रोम से जाकर उसे स्कैन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और आइए अब जानते हैं ख़बरें तफसील से। पहली ख़बर दिल्ली से है और ख़बर यह है कि एक मुसलमान लड़की ने अपने शौहर का कत्ल कर दिया। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। दिल्ली में एक इलाका है राशिद मार्केट का और वहाँ कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी मुस्तकीम की और अलीशा की। मुस्तकीम सिर्फ 19 साल का नौजवान लड़का और अलीशा 20 साल की है। अब मुस्तकीम को शक था अपनी बीवी पर कि उसकी बीवी नाजायज़ रिश्ते निभा रही है, किसी और से भी उसका चक्कर चल रहा है। मुस्तकीम अलीशा को डांटता था, टोकता था और अलीशा बेपरवाह होकर मुस्तकीम को सीरियस लिए बग़ैर ही अपने नाजायज़ रिश्तों को निभा रही थी और वो मुस्तकीम से डर भी नहीं रही थी। उसके बाद एक रात का मामला है, मुस्तकीम को अलीशा पर और ज़्यादा शक हो गया और उसने अलीशा का मोबाइल फ़ोन छीन लिया और कहा कि अपना मोबाइल फ़ोन चेक कराओ, तुम लगातार दूसरे लड़कों से बातचीत कर रही हो, उसके साथ रिश्ता निभा रही हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम हमारी वाइफ हो। और अलीशा कहती रही कि तुम हमारा मोबाइल नहीं छीन सकते, मोबाइल फ़ोन हमारा चेक नहीं कर सकते। मुस्तकीम ने अलीशा का मोबाइल फ़ोन छीन लिया। अलीशा को गुस्सा आ गया, दोनों में लड़ाई होने लगी और अलीशा मुस्तकीम के सीने पर चढ़ जाती है, उस पर हावी हो जाती है और उसके बाद अलीशा ने अपने दुपट्टा का इस्तेमाल करते हुए मुस्तकीम का गला दबाकर उसको जान से मार दिया। आप समझे, अलीशा ने मुस्तकीम को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल नहीं किया या किसी और हथियार का उसने इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दुपट्टा जो औरतों की जीनत है, जिसका सर पर रखना लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि अगर हिजाब नहीं है तो कम से कम तुम दुपट्टे को अपने सर पर रखो, पर्दा करो। उसी दुपट्टे का इस्तेमाल करके 20 साल की अलीशा ने अपने 19 साल के शौहर मुस्तकीम को जान से मार दिया। जब अलीशा और मुस्तकीम की लड़ाई हो रही थी, मुस्तकीम की माँ भी वहीं पर मौजूद थी और उसने पूरी कोशिश की अपने बेटा को बचाने की, लेकिन वो अपने बेटा को बचाने में कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि अलीशा एक तरफ मुस्तकीम को भी मार रही थी, दूसरी तरफ वो उसकी माँ को भी करीब आने नहीं दे रही थी, उसको धमकी दे रही थी। फिर पूरे मामले की खबर पुलिस को मिलती है और पुलिस ने अलीशा को गिरफ़्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की तफ्तीश और इंक्वायरी भी जारी है। लेकिन समझे कि मुसलमानों की सोसाइटी में भी अब इस तरह कत्ल के जो वाक़यात हैं लगातार पेश आ रहे हैं। दूसरी तरफ की ख़बरें तो आप लगातार देख ही रहे हैं कि किस तरह किसी को पहाड़ की खाई पर ले जाकर नीचे गिराया जाता है, किसी को नीले ड्रम में बंद किया जाता है या किसी को सूटकेस में बंद कर दिया जाता है। लेकिन मुसलमानों में भी अब यही कल्चर आम होने लगा है, जिसके बारे में हमारे लोगों को सोचना होगा और गौर करना होगा। दिल्ली से ही कत्ल का एक और मामला है। दिल्ली में उस्मानपुरी का इलाका है जो न्यू सलेमपुर के इलाके में पड़ता है। वहाँ DDA के पार्क में एक नौजवान लड़के का कत्ल हो गया। 19 साल का मोहम्मद तौहीद DDA के पार्क में गया था और 1.5 घंटे के बाद उसकी वहाँ लाश मिलती है। पुलिस ने पूरे मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है। अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया है। पिछले 2-3 महीने में DDA पार्क में पुरानी दिल्ली के ही इलाके में कत्ल का, मर्डर का ये तीसरा मामला है। और आइए बात करते हैं उमर खालिद और शर्जील इमाम के बारे में। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत के लिए पिटीशन दायर की गई थी और 4 जुलाई को सुबह सुबह खबर सामने आई और इस खबर को लाइव लॉ ने भी शाये किया, बारन बेच ने भी शाये किया और कहा गया कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत के लिए जो पिटीशन दी गई है ट्रायल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट ने उस पर सुनवाई कर ली है और फैसला को महफूज कर लिया है
6 जुलाई को यानी मंडे के दिन फैसला सुनाया जाएगा। उम्मीद ये थी कि ज़मानत मिल जाएगी, या ये भी मुमकिन है कि ज़मानत ना मिले, लेकिन जिस तरह बहस हुई उसके बाद वकीलों ने यही कहा कि आज की बहस के बाद यही लग रहा है कि 6 जुलाई को उमर खालिद और शर्जील इमाम को ज़मानत मिल जाएगी। ये भी कहा गया कि मुमकिन है जो ज़मानत मिले वो खालिद सैफ़ी की तरह सिर्फ 6 महीनों के लिए ही ज़मानत मिले, उससे ज़्यादा दिनों की ज़मानत ना मिले, सुप्रीम कोर्ट से ही मुस्तकिल ज़मानत मिल सकती है। इस तरह की उम्मीद थी लॉयर्स को भी और फैमिली को भी, क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम को अभी तक ज़मानत नहीं मिली है। पिछले दिनों शर्जील इमाम को भाई की शादी में शिरकत के लिए सिर्फ 10 दिनों की ज़मानत मिली थी, और उमर खालिद को भी कभी बहन की शादी में शिरकत के लिए या कभी माँ के बीमार होने की वजह से 1 हफ़्ते की ज़मानत मिली। इसके अलावा इन दोनों को अभी तक ज़मानत नहीं मिली। 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो फसाद हुआ था उसी के इल्ज़ाम में ये दोनों जेल में बंद है। 6 साल हो गए हैं और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। पुलिस ने इनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल नहीं की है। अब अचानक 4 जुलाई को ही शाम में खबर सामने आ जाती है कि इन दोनों को जो ज़मानत मिलने वाली थी, या 6 जुलाई को जो फ़ैसला सुनाया जाना था जज साहब को, वो फ़ैसला जज साहब ने 4 जुलाई को ही शाम में सुना दिया और कहा कि इन दोनों की ज़मानत की पिटीशन रद्द की जाती है और ट्रायल कोर्ट में इनकी ज़मानत की पिटीशन पर सुनवाई ही नहीं हो सकती, क्योंकि इनको पिटीशन देना सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में है, ट्रायल कोर्ट के इख्तियार में नहीं है। यानी ट्रायल कोर्ट का अंदाज़, लबो लहजा सब कुछ शाम को बदल गया और इनको ज़मानत देने से इनकार नहीं किया गया, बल्कि ज़मानत की पिटीशन को ही नाकाबिले समात बना दिया ट्रायल कोर्ट ने। पुलिस और सरकारी वकील की तरफ से दलील यह दी गई कि 5 जनवरी 2026 को शर्जील इमाम की ज़मानत की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुकी है और अप्रैल 2026 में उमर खालिद की ज़मानत की पिटीशन रद्द हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगले 1 साल तक इनको ज़मानत नहीं मिल सकती, ज़मानत के लिए ये पिटीशन नहीं दे सकते। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी शर्त ये लगाई थी कि जब तक गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं हो जाते उस वक्त तक इनको ज़मानत नहीं मिल सकती, इनकी ज़मानत की अर्ज़ी पर सुनवाई नहीं हो सकती। उमर खालिद और शर्जील इमाम के जो गवाह हैं अब तक इनके गवाहों के बयानात रिकॉर्ड नहीं हुए हैं और 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, इसलिए ट्रायल कोर्ट इनकी पिटीशन पर सुनवाई ही नहीं कर सकता। और समीर बाजपाई साहब जो जज थे ट्रायल कोर्ट के, उन्होंने इसको मान लिया और इनकी पिटीशन को ही खारिज कर दिया। अब आइए बात करते हैं म्यांमार में क्या कुछ चल रहा है। म्यांमार का जो रोहिंग्या का इलाका है, लगातार वहाँ मुसलमानों को मारा गया, उन पर हमला किया गया और लाखों म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान दुनिया भर में रिफ्यूजी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब ताज़ा हमला म्यांमार की एयरफोर्स ने राखीन स्टेट के मोंग डाउ में शुरू कर दिया है। इसी तरह बोथी डाउ का जो इलाका है म्यांमार का, वहाँ भी म्यांमार की जो आर्मी है हमला कर रही है और उन हमलों के नतीजे में जो बचे खुचे रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके घर जल रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, वो परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश की फ़ौज ने सरहद पर अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है कि म्यांमार से कोई यहाँ बांग्लादेश भागकर वापस ना आ जाए, क्योंकि जब भी म्यांमार में जेनोसाइड होता है, रोहिंग्या को मारा जाता है, तो सबसे पहले बांग्लादेश ही जाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की ही सरहद म्यांमार से मिली हुई है। इसलिए बांग्लादेश ने अपनी फ़ौज को वहाँ पर तैनात कर दिया है और एक्टिविटी को, निगरानी को, सर्विलेंस को बढ़ा दिया है। जो रिपोर्ट सामने आई है एशिया न्यूज़ नेटवर्क ने जो खबर शाये की, उसमें बताया गया कि रोहिंग्या में एक ग्रुप है जिसको शिद्दत पसंदों का ग्रुप कहा जाता है और उसका नाम है ARSA यानी अराकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मी। उसने आर्मी पर हमला किया तो इस ग्रुप में और आर्मी के दरमियान लड़ाई हुई जिसमें आर्मी के कुछ नौजवान मारे गए। उसके बाद आर्मी ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हमला करना शुरू कर दिया कि ये इस बागी ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके ताउन की वजह से इसने आर्मी पर हमला किया है। ये पूरा मामला है म्यांमार का। और आइए अब बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक फ़ैसला सुनाया और कहा जो पासपोर्ट है हमारा और आपका, वो सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का, सिटीजनशिप का वैलिड प्रूफ और सबूत नहीं है। ये वजारत ख़ारजा का बयान था। उसके बाद देश भर में हंगामा हुआ, लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, रद्द अमल सामने आया। अब रिटायर जज हैं जस्टिस मदन बी लोकुर, उन्होंने वजारत ख़ारजा के इस फैसले पर तनकीद की और कहा कि वजारत ख़ारजा ने इस तरह का बयान दे करके शदीद गलती की है। पासपोर्ट पूरी दुनिया में एक भारतीय शहरी के लिए उसके शहरी होने का सबूत माना जाता है और वजारत ख़ारजा को
ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। उनका कहना है जो शख्स इंडियन पासपोर्ट रखता है वो इंडियन शहरी भी होता है, ये बाज़ाब्ता पासपोर्ट में लिखा हुआ है, इसलिए वजारत ख़ारजा के बयान सरासर गलत है। अब एक और अहम खबर के बारे में बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मंदिर बनाने के लिए या रास्ता को कुशादा करने के लिए लगातार मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। पिछले दिनों एक साथ वहाँ 5 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। एक और मस्जिद पर ख़तरे की तलवार लटक रही है। दाल मंडी के इलाके में इससे पहले भी कई मस्जिदों को और दरगाहों को तोड़ा गया है। अब एक और बहुत तारीख़ी दरगाह है, वहाँ मस्जिद है, मज़ार है, कई सारी इमारतें हैं और लंबा चौड़ा एरिया है ज़मीन का। उस पर रेलवे डिपार्टमेंट की नज़र है और रेलवे डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि इसमें से आधी जगह हमें चाहिए रेलवे कम्प्लेक्स को बनाने के लिए, उसकी तोसी के लिए। वाराणसी में 800 साल पुरानी एक दरगाह है जिसका नाम है पलंग शहीद मज़ार। यहाँ एक बुज़ुर्ग का मज़ार भी है, बहुत सारे बुज़ुर्गों की कब्रें भी है, पुरानी मस्जिद भी है, दूसरी इमारतें हैं और तकरीबन 50 बीसा से ज़्यादा यहाँ पर जगह है, बहुत बड़ा स्पेस है। अब रेलवे का कहना है कि इसमें से 19 बीसा ज़मीन हमें चाहिए रेलवे डिपार्टमेंट को या रेलवे के कम्प्लेक्स को बनाने के लिए, और जो इसके मुतवल्ली है, जो ज़िम्मेदार है, उनका कहना है कि हम क्यों रेलवे को दे, क्या रेलवे अपनी जगह हमें देता है? अगर मुसलमानों की जगह होती है, औकाफ की जगह होती है और वहाँ मस्जिद आती है, उसको तोड़ दिया जाता है, तो हम क्यों रेलवे को ये जगह दे? खुशरंग हैना वाराणसी में मिलर टाइम्स की रिपोर्टर है, उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो से हमें रिपोर्ट भेजी है, आप सुनिए। जी, क्या नाम है आप? रिजवान अहमद। आप कौन हैं? हम यहाँ के ट्रस्टी के एक सदस्य हैं। अच्छा, ट्रस्टी हैं जी। कमेटी का क्या नाम है? पलंग शहीद ट्रस्ट। पलंग शहीद ट्रस्ट है। तो पलंग शहीद ट्रस्ट कितने दिन से है? ये मजार कितने दिन से है? क्या आपत्ति आन पड़ी है अभी? देखिए, ये कब्रिस्तान तो हमारे दादा परदादा और दादाओं से ये सुनते आ रहे हैं और दिखते आ रहे हैं कि ये 1000 साल 800 साल लगभग पुराना है। इसका सीधा नज़ीर ये मिलता है कि ये एरिया का जब नामकरण हुआ तो इसका मौजा पलंग शहीद नाम पड़ा। अच्छा। आज भी यहाँ दस्तावेज, सरकारी दस्तावेज में मौजा पलंग शहीद बात है। करें तो किस जगह पर ये मजार है? ये मजार देखिए, बाबा पलंग शहीद ये हैं, यही मजार है। ये बाबा पलंग शहीद के नाम से मौजा पलंग शहीद है। ये इससे तो सरकार को अच्छी तरह मालूम होगा कि ये कितना पुराना है। अच्छा, कई मीडिया में देखने को मिल रहा है कि रात भर जाग करके आप लोग इस मजार की रखवाली कर रहे हैं कि कहीं बाबा का बुलडोजर ना आ जाए। ये तो जो गोदी मीडिया है, ये भ्रमित करने वाला इसको चला रहा है, इनलीगल चला रहा है। वो चैनल ही खुद इनलीगल है। अच्छा। हमारे बेस से वो चैनल इनलीगल है। रेलवे की कोई बातचीत आप लोगों से हो रही है इस प्रॉपर्टी को लेकर के कि रेलवे एक्वायर करेगा इसको? नहीं, रेलवे ने जब हमको पेपर द्वारा जब अधिग्रहण किया, हमको एक पेपर दिया जो अधिग्रहण का ये पेपर है। इसके माध्यम से हमको अगले साल जुलाई में 12 तारीख को ये गजट निकाला था। उसके बाद हम लोग को 10-15 दिन के बाद लोगों से मालूम हुआ कि ये गजट निकला है। जब इस गजट को लेकर हम लोग ने इसको ऑब्जेक्शन दाखिल किया तो रेलवे के लोग वहाँ बैठे थे, उनको गए हम लोग ने उनसे मिलने। तो डीआरएम ऑफिस गए आप लोग? डीआरएम ऑफिस नहीं गए, SLO ऑफिस। अच्छा। SLO ऑफिस जब गए तो SLO ऑफिस में SLO साहब से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका अधिकरण या हमारे विकास में चाहिए, आप हमको दे दीजिए। तो हम लोग ने उनसे यही एक सवाल रखा कि आप हमारी जो ले रहे हैं तो मस्जिदें भी है, उसमें हमारी दरगाहें हैं, कब्रिस्तानें हैं, ये लगभग 20 मोहल्ले का कब्रिस्तान है। आप जब ले लीजिएगा तो ये जो लाशें हम कहाँ दफन करेंगे जो आएगी? इतनी लाशें कहाँ दफन करेंगे? जो आप 19 बिस्सा लगभग 20 बिस्सा ले रहे हैं तो इनका क्या होगा? इनके बदले आप कुछ दे रहे हैं। तो उन्होंने ओरल कहा था कि हाँ दे देंगे। उसके बाद हम लोग ने ये कहा कि अब ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है, सामाजिक है, और जिनका यहाँ है, जो लोग का दफन होते हैं यहाँ, जिसका तकिया है, हम उन सबको बुला के पूछते हैं कि ऐसी समस्या आ गई है, रेलवे को चाहिए। हम विकास में बाधा कतई नहीं है, विकास देश का होगा, मेरा होगा, उसमें हम बाधा नहीं है। हमको ये दिक्कत है कि हमारे ये बाबाओं को अब मस्जिद हस्तांतरित किया जाएगा तो मस्जिद हस्तांतरित करके सरकार ये रेलवे विभाग जिसे अधिग्रहण कर रही है तो हमको इसके पश्चिम एरिया में अधिग्रहण करके जमीन दे दे, मस्जिद बना कर दे दे, या पीछे हमारे अधिग्रहण करके जमीन इससे सटी हुई दिया जाए।
तो इसके लिए तो रेलवे का क्या कहना है? दोबारा जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मतलब वो आपको देंगे नहीं? नहीं, और खारिज कर दिया। आरटीआई से हमने मांगा कि और लोगों का क्या हुआ, तो उन्होंने, आरटीआई हमारे पास मौजूद है, आरटीआई में उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, आरटीआई भी हमने जाना था। 19 बिस्सा जमीन रेलवे लेगा और उसके बदले आपको कुछ देगा नहीं? कुछ देगा नहीं, और देगा नहीं, और न कुछ भी बात करने को तैयार है। ना आज तक कोई रेलवे के कोई भी हम लोग के पास कोई अधिकारी आया नहीं। अच्छा, तो क्या नापी वगैरह हुई है इसकी? नापी जब कोई यहाँ नहीं रहता है, आके नापी कर गए हैं, नापी करके वो चले गए 8 जुलाई को? 8 जुलाई को, पिछले साल। अच्छा, तो अभी अचानक से ये कैसी अफवाहें बाजार गर्म कर रही हैं कि पलंग शहीद को शहीद किया जाएगा? ये जी टीवी के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है, जी टीवी ने ही इसको चलाया। मैं उसी को देखकर ये कह रहा हूँ कि ये जी टीवी गलत चला रहे हैं। इनको कहाँ से मिल गया ये न्यूज की ये अवैध है? हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद है। ये बंदोबस्ती नक्शा, ये देखिए बंदोबस्ती नक्शा हमारे पास है। अच्छा, इस नक्शे में कहाँ दिख रही है पलंग शहीद? इस नक्शे में पलंग शहीद ये दिख रही है। अच्छा, ये दिख रही है, पलंग शहीद है। और देखिए ये हमारा, देखिए इनके पास खतौनी ये भी है। खतौनी आज लेटेस्ट, आज के डेट में भी ये कब्रिस्तान और खतौनी दिख रहा है, और जी टीवी इसको चला रहा है, ये अवैध है। अच्छा, ये खतौनी में भी पलंग शहीद का पूरा खतौनी है जी। ये कब्रिस्तान लिखा हुआ है। अच्छा, कब्रिस्तान लिखा हुआ भी है? हाँ, ये कब्रिस्तान भी लिखा हुआ है, देखिए ये कब्रिस्तान। अच्छा, ये कब्रिस्तान भी लिखा हुआ है पूरा? हाँ। अच्छा, ये दो, इसमें 2 नंबर है, ये देखिए दूसरा नंबर भी ये है। ये 50 बिस्सा में 2 नंबर है, 2 खतौनी। बताइए, दस्तावेज, खतौनी और गाटा सब कुछ होने के बावजूद ये मजार अवैध कैसे है भाई? ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि सारे लोग कहते हैं कि दस्तावेज नहीं है इन लोगों के पास आज, लेकिन इनके पास तो सारे दस्तावेज हैं। उसके बाद ये नगर निगम का भी देखिए, लेटेस्ट नगर निगम में भी हमारा दर्ज है। ये फिर भी कुछ चैनल जो है अवैध चला रहे हैं। तो ये तो कागज दिखा रहे हैं कि भैया हमारा जो है संपत्ति जो है वो अवैध नहीं है। तो अब आप लोगों का क्या संदेश है ये बताइए? इस मजार की हिफाजत कैसे करेंगे, या रेलवे को दे देंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि आप रेलवे जिसको हमारी संपत्ति है हमसे लेना चाहते हैं तो हमारे साथ बैठे, ये गुंडागिर्दी ना करें, हमसे बैठे। अगर हो सकता है बीच का कोई रास्ता बनता हो तो निकाला जाएगा। जब बैठेंगे नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे, और रात के अंधेरे में आके जैसे सामने हमारा असगैब शहीद को तोड़ा, शहीद किया, इसी तरह ये चाहते हैं कि इसको कर लें, तो ये तो मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं। काफी सन्नाटा देखा जा रहा है, तो लोग यहाँ रहते नहीं है क्या? नहीं, यहाँ रहते हैं कुछ लोग, रात में रहते हैं, दिन में रहते हैं, आते हैं, और नमाज 5 टाइम यहाँ होता है। अच्छा, ठीक है। तो क्या कहेंगे आगे का आप लोगों की लड़ाई कैसे चलेगी अब? बस कानूनी लड़ाई चलेगी, उसके अंदर जो कानून के हिसाब से रहेगा। क्योंकि रेलवे का तो विस्तारीकरण बहुत तेजी से हो रहा है, और यहाँ सामने ही देखिए कि अभी ये सामने ही रेलवे जो है अपना काम कर रही है, और इस अंडरपास बना रही है। अब इसी के जस्ट बगल में ही पलंग शहीद है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? रेलवे से कैसे बात करेंगे, क्या संदेश देंगे आम जनता को इसको लेकर के? बात यही करेंगे रेलवे से कि जो भी रास्ता एक निकले जिसमें हम लोग का भी थोड़ा सा बच जाए, और रेलवे को जो लेना है वो ले ले, उसके बदले हम लोग को कोई जगह दे दे अगल बगल। अच्छा। ताकि हम उसको यूज कर सकें। अच्छा, ये क्या आप लोगों का वक्त संपत्ति? मुल्क शाम के ताल्लुकात अमेरिका और दुनिया के दूसरे ममालिक से अब बेहतर हो रहे हैं। शाम पर जो पाबंदियां लगाई गई थी उन पाबंदियों को अब धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि बशारुल असद की फ़ौज ने ईरान के सपोर्ट से तकरीबन 5 से 6 लाख मुसलमानों का वहाँ कत्ल किया। 1 करोड़ से ज़्यादा शामी हिजरत करने पर मजबूर हो गए, और दुनिया के कई मुल्कों ने पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका ने भी पाबंदी लगाई थी, और जो लोग शाम की आज़ादी की जंग लड़ रहे थे उनको ही दहशतगर्द ग्रुप तस्लीम कर लिया गया था। अब अहमद अशरा मुल्क शाम को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया भर के ममालिक से ताल्लुकात को जोड़ रहे हैं। और अमेरिका में जब 250वां यौम आज़ादी मनाया गया, इस मौका पर अहमद अशरा ने अपना एक बयान जारी किया और कहा कि सीरिया अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते और ताल्लुकात का ख़्वाह है। उधर अमेरिका में भी
अभी आवाज़ उठने लगी है कि शाम के साथ बेहतर रिश्ता बनाया जाए। सऊदी अरब और दूसरे ममालिक की तरफ से मुकम्मल तौर पर सीरिया को सपोर्ट मिल रहा है ताकि सीरिया आगे बढ़े, सीरिया तरक्की करे। सीरिया ने अपने पार्लियामेंट के अरकान को भी नामजद कर दिया है। पिछले दिनों ये खबर भी सामने आई थी कि वेनेजुएला में जब ज़लज़ला आया और हज़ारों लोग वहाँ हलाक हुए, मारे गए, तो जिन मुल्कों ने वेनेजुएला के लिए मदद भेजी उसमें सीरिया भी शामिल है। कल तक सीरिया ख़ुद मदद का मुंतज़िर था, दुनिया भर के लोग सीरिया को इमदाद पहुंचा रहे थे, लेकिन अब सीरिया इस काबिल हो गया है कि वो पूरी दुनिया को मदद भेज रहा है। खबर दर खबर में इतना ही। कैसा लगता है आपको प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में लिखिए। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।